चाचा चौधरी और पिक्सी। रानी साहिबा के महल में। रानी साहिबा आ गई हैं। काफी देर से आई हैं। वह पिक्सी को सैर कराने ले गई थी। रानी साहिबा। रामदीन, क्या चाय और टोस्ट तैयार हैं? हाँ रानी साहिबा। दार्जिलिंग की स्पेशल चाय, मक्खन टोस्ट, कटलेट्स और बिस्किटें लेकर मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। मेरी आज ही नौकरी लगी है। अगर देर हो गई तो रानी साहिबा कहीं मुझे बर्खास्त ना कर दें। पिक्सी, लो पियो। यह देख रामदीन चौंक जाता है। मैं समझा था कि चाय और बिस्किटें रानी साहिबा ने अपने लिए मंगवाए हैं, मगर वह तो उन्हें कुत्ते को खिला पिला रही हैं। तुम यहाँ नए हो ना, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। रानी साहिबा को पिक्सी बहुत प्रिय है, इसलिए वह उसे वही खिलाती हैं जो वो खुद खाती हैं। यही नहीं, वह उसे क्लब और सैर सपाटे पे भी ले जाती हैं। मगर एक कुत्ते को खिलाना ही है तो उसके लिए खाना जमीन पर डाल दो। डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बैठाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब से इनके पति की मृत्यु हुई है, यह पिक्सी ही रानी साहिबा की एकांत जिंदगी का साथी है। इनके कोई औलाद नहीं है। क्या रानी साहिबा का कोई और रिश्तेदार नहीं है? सिर्फ एक आवारा और अय्याश भाई बक्कू है, जो शहर के दूसरे इलाके में रहता है। वह यहाँ तब आता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। रानी साहिबा का भाई बक्कू। बहन, इस बदतमीज पिल्ले को नीचे उतारो। इसको तो तुमने बहुत सर पे चढ़ा रखा है। यह मुझे देखते ही भौंकने लगता है। पिक्सी, शांत हो जाओ। बक्कू, अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई? तुम कैसे समझ गई कि मैं पैसों के लिए आया हूँ? बहन भाई को ना समझे, ये कैसे हो सकता है? यह लो 10,000 और जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे, पिक्सी का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बहन, तुम सचमुच अक्लमंद हो। मुझे बार बार यहाँ आकर मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों नहीं यह सारी जायदाद मेरे नाम वसीयत कर देती? आखिर तुम्हारे मरने के बाद सारा पैसा मुझे ही मिलने वाला है, और कोई तो है नहीं जो इतनी संपत्ति का वारिस बने। क्यों, क्या पिक्सी नहीं है? क्या पागल हो गई हो? कोई कुत्ते के नाम जायदाद वसीयत कराता है? लालची और मतलब परस्त इंसानों से वफादार कुत्ते बेहतर हैं। मैं देख लूंगा कि तुम कैसे एक आवारा पिल्ले के नाम वसीयत करती हो। इतना कहकर बक्कू वहां से चला जाता है। रात को। पिक्सी, रात हो गई। मीठे सपनों की नींद सो जाओ। इधर रामदीन। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे भी कुत्ता ही बनाना। आधी रात के बाद। ओह, आधी रात को बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह होने पर। सुबह हो गई। देखो, पिक्सी उठ गया कि अभी तक सो रहा है? पिक्सी अपने बिस्तर से गायब होता है। पिक्सी! पिक्सी अपने कमरे में नहीं है। महल का कोना कोना देखो और उसे ढूंढ कर लाओ। सारे नौकर रानी साहिबा का हुक्म बजाने में लग जाते हैं। पर्दे के पीछे नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है। रानी साहिबा महल के अंदर और बाहर दूर दूर तक देखा है, मगर पिक्सी का कहीं पता न चला। जब तक मेरा पिक्सी नहीं मिलेगा, मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। रानी साहिबा पुलिस को फोन मिलाती हैं। हेलो पुलिस। इंस्पेक्टर और बक्कू। बक्कू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? यह पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो पिक्सी को ढूंढने का काम चाचा चौधरी को सौंपा जाए। कहते हैं उस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ भी करो, मुझे मेरा पिक्सी चाहिए।
इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। किसी समस्या में उलझा होगा साबू। चाचा जी, एक कुत्ते को ढूंढना है। लो, अब हमारी औकात कुत्ते बिल्लियों तक ही रह गई। नहीं चाचा जी, उस कुत्ते के साथ हमारी रानी साहिबा की जिंदगी टिकी हुई है। वह कुत्ता अगर ना मिला तो रानी साहिबा भूखी प्यासी मर जाएंगी। रामदीन, आगे बोलो। पिक्सी कुत्ता हमारी मालकिन को इतना प्रिय था कि वह करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर वसीयत लिखने को तैयार हो गई। कल रात को वह कुत्ता अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू को पकड़ लिया है। बक्कू? बक्कू का नाम सुना है। चाचा चौधरी, रामदीन के साथ चल देते हैं। रामदीन, आओ चलें। चाचा जी, क्या मैं भी आऊं? नहीं साबू, कुत्ता ढूंढना है, किसी शेर से लड़ाई नहीं करनी। रास्ते में क्या हम गलत रास्ते नहीं जा रहे? इधर तो पुलिस स्टेशन है। मैं ठीक रास्ते जा रहा हूं। पहले मुझे एक निर्दोष आदमी को छुड़ाना है। पुलिस स्टेशन में। आइए चाचा जी, आज इधर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं रानी साहिबा के कुत्ते के सिलसिले में आया हूं। बड़ा सीधा सा केस है चाचा जी। रानी साहिबा उस कुत्ते को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती थी। रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू ने उस कुत्ते का अपहरण कर उसे मार दिया ताकि रानी साहिबा की मौत के बाद बक्कू अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन सके। बक्कू कहाँ है? हवालात में। चलिए मैं आपको उससे मिलवा दूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं बक्कू की जमानत देता हूं। आप पछताएंगे। मैं जैसा कहता हूं वैसा करिए। इंस्पेक्टर बक्कू को आजाद कर देता है। जाओ, तुम आजाद हो। चाचा चौधरी और रानी साहिबा। रानी साहिबा, गमगीन मत होइए। जहां आपने कुत्ते को आखिरी बार देखा वहां ले चलिए। क्या नाम बताया था उसका? पिक्सी। घटना स्थल पर। चौधरी साहब, मैंने पिक्सी को आखिरी बार यहीं सुलाया था। रसोई घर से एक मटन की हड्डी मंगवा दीजिए। हम कुत्ते को यहाँ तलाश कर चुके हैं। जब वह यहाँ नहीं है तो हड्डी कौन खाएगा? जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। रामदीन हड्डी ले आता है। लीजिए, यह रही हड्डी। चाचा चौधरी हड्डी को हाथ में लेकर कुत्ते को आवाज लगाते हैं। पिक्सी। रामदीन, तुम तो कहते थे इस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। मुझे तो यह कोई बावला नजर आता है। पिक्सी। रानी साहिबा, वह आदमी अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ। पिक्सी। तभी पिक्सी के भौंकने की आवाज आई। कमाल है। और पिक्सी वहां रखे कपड़ों के ढेर में से उछलकर सामने आ गया और हड्डी को खाने लगा। रानी साहिबा, संभालिए अपने कुत्ते को। चाचा चौधरी। रात को बर्फीला तूफान आया था। ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे शीशे से होकर अंदर आती रही। पतली चादर में कुत्ता ठिठुर गया और दूर पड़ी रजाइयों में जा छुपा और देर तक सोता रहा। नौकरों ने सारे कोने तलाश कर लिए मगर रजाइयां उठाकर ना देखी। हड्डी की खुशबू कुत्ते के नथुनों में पहुंचते ही वह उछल कर आ गया। इतना कहकर चाचा चौधरी वापस घर की ओर चल देते हैं। चाचा जी, मेरी एक जिज्ञासा दूर करते जाइए। आपको कैसे पता चला कि बक्कू निर्दोष है? रामदीन, तुलसी पनवाड़ी ने मुझे सुबह बता दिया था कि बक्कू सारी रात उसके यहाँ बैठा ताश खेलता रहा। एक आदमी एक समय में दो जगह तो हो नहीं सकता ना। चाचा चौधरी और मटर पुलाव। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे होते हैं। चाचा जी, मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा है। साबू,
अगर कुछ खाना है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए। घर चलते हैं, वहां तेरी चाची गर्मा गर्म हमें मटर पुलाव बनाकर खिलाएगी। तो फिर जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। घर पहुंचकर लो, हम पहुंच गए। अरे भगवान, आज हमारा मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। चाची मुंह उठाया और आ गए मटर पुलाव खाने। घर में चावल का एक दाना भी नहीं और गैस भी खत्म है। इस समय खाने को कुछ नहीं मिल सकता, समझे चाची? लेकिन मुझे और साबू को बड़ी भूख लगी है। देखो जी, अगर मटर पुलाव खाना है तो 10 किलो चावल, 5 किलो हरे मटर, ईंधन और घी लाना होगा। इनमें से कोई भी चीज ना आई तो मटर पुलाव नहीं बन सकता। ये सुनकर चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चल भाई साबू, इन चीजों का कहीं से इंतजाम करें। भूख इतनी तेज लगी है चाचा जी कि अगर इस समय सूखे चने भी खाने को मिल जाते तो मैं उन्हें मेवा समझता। सेठ दमकल दास, माना तुम्हारे दोस्त लाल गनी का परिवार खाने पर आ रहा है, पर तुमने मटर पुलाव इतना बनवा लिया है जैसे कोई बारात जीमने आ रही हो। सेठानी, लालगनी का परिवार किसी क्रिकेट टीम से कम नहीं और वह खाते भी दिल खोलकर हैं, इसलिए इतना खाना उनके लिए बनाना मुनासिब है। तभी फोन की घंटी बजती है। मैं टेलीफोन सुनकर आया। हेलो, क्यों? सेठ दमकल दास मुंह लटकाए वापस आता है। लालगनी का फोन था। वह कह रहा था कि अचानक काम पड़ जाने की वजह से आज उसका परिवार खाने पर नहीं आ सकेगा। इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेंगे? खाना फेंकना ठीक नहीं, किसी दूसरे खाने वालों को घेर कर लाता हूँ। इतना कहकर सेठ दमकल दास घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में ये 2 ही दर्जन के बराबर खाने वाले लगते हैं। महानुभावों, मेरे यहाँ स्वादिष्ट मटर पुलाव बना पड़ा है, मगर कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों मेरे मेहमान बने तो बड़ा एहसान होगा। ईश्वर, तेरी अजब लीला है। कहीं खाने वाले हैं तो खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं। चाचा चौधरी और साबू सेठ दमकल दास के साथ चल देते हैं। चल साबू, आज सेठ जी के यहाँ ही मटर पुलाव खाया जाए। सेठ का घर। अंदर आ जाइए। मेरा साथी बाहर ही रहेगा। लो, तुम वहीं खाओ। घर के अंदर। वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। घर के बाहर। आखिर ईश्वर ने सुन ही ली। वहीं से पास में। बशनो, मेरी नाक में मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। जिखो, करीब ही एक लंबा आदमी वह खा रहा है। मेरे हाथ में बंदूक और फिर वह बदतमीजी से अकेला खाए जा रहा है। मैं उससे वो छीन कर लाता हूँ। इतना कहकर जिखो साबू की ओर बढ़ जाता है। अरे मत ले पंगा। जिखो और साबू, क्या तुम मटर पुलाव खा रहे हो ना? हाँ, बड़ा जायकेदार है। वह पूरा बर्तन मेरे हवाले कर दो। 1 मिनट ठहरो। जल्दी। अबे बच गए। साबू बर्तन उसकी ओर उछाल देता है। लो। ओह! इधर चाचा चौधरी आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं। साबू, मैंने बर्तन गिरने की आवाज सुनी। बर्तन गिरा तो था, पर किसी के सर पर। लेकिन तुम्हारा मटर पुलाव? वह मैं खा चुका था। इसे हटाओ। साबू बर्तन को उठा लेता है। लो। बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। चाचा चौधरी की भैंस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर
चाचा और चाची टीवी देख रहे होते हैं। वाह, इतवार का दिन और टीवी पर मनोरंजक प्रोग्राम, उठने को जी नहीं चाहता। घर के बाहर कांगलो, देखो अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में चाचा चौधरी टीवी देखने में व्यस्त है। गोंगलो, इससे हमें क्या सारोकार है। क्यों ना बाहर से हम चाचा चौधरी की भैंस लेकर चंपत हो जाएं? मुफ्त का दूध मक्खन खाने को मिलेगा। मगर गोंगलो, भैंस तो रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी को खूंटी से खोलकर हम भैंस को लेकर 9 to 11 हो जाएंगे। चाचा चौधरी टीवी देखता रह जाएगा। रस्सी उधर जा रही है, खूंटी भी उधर होगी। वो दोनों रस्सी की दिशा में बढ़ जाते हैं। अबे मत कर। रस्सी और आगे जा रही है। शायद खूंटी मकान के पीछे होगी। पता नहीं चाचा चौधरी भैंस को इतनी लंबी रस्सी क्यों बांधता है। चलते चलते वो दोनों मकान के पीछे पहुंचते हैं। रस्सी और भी आगे जा रही है। कमाल है। लेकिन अब यह खत्म होने वाली है। अबे बच गए। मकान के पीछे मुड़ते ही उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। बाप रे! और वो वहां से दौड़ लगा देते हैं। भागो भागो! हा 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 हा। चाचा चौधरी और रानी शैनीप। दूर एक टापू कोला मशर में। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रानी शैनीप का पति हूँ। कभी थे। नौजवान, रानी शैनीप ने तुमसे शादी की, तुम्हें राजकीय आराम और वैभव दिए, मगर अब रानी तुमसे ऊब गई है। इसलिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक शाही मौत मर रहे हो। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और जल्लाद के एक ही वार में युवक का काम तमाम हो जाता है। कोला मशर की रानी शैनीप। मंत्री, अब तक कितने आदमी मुझसे शादी करके मर चुके हैं? महारानी, राजकीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 24 आदमी यह श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं नई शादी करना चाहती हूँ। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम इस किताब में दर्ज हैं। आप जिसे चाहे चुन लें। इस पृष्ठ पर चाचा चौधरी और साबू के नाम दिए हैं। क्योंकि ये दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं। चाचा चौधरी बुद्धिमानी के लिए और साबू ताकत के लिए मशहूर है। शोक, उन दोनों को पकड़ कर लाओ। देखने के बाद मैं चुनाव करूंगी कि किससे शादी की जाए। अरे मत ले पंगा। उधर चाचा चौधरी के घर पर। आहा, पता नहीं इस छोटी शीशी के अंदर क्या है। अर्र साबू, उस शीशी को छोड़ दो। मेरे साइंसदान दोस्त प्रोफेसर जेड ने एक अद्भुत इत्र का आविष्कार किया है। इस शीशी में वही भरा है। यह गधा रोनी सूरत लिए घूम रहा है, क्योंकि आज इसके मालिक ढोलू कुम्हार ने डंडों से इसकी मरम्मत कर दी है। मैं इस उदास गधे को यह इत्र सुंघाता हूँ। गधे को इत्र सुंघाते ही गधा हंसते हंसते ही वहां से दौड़ लगा देता है। कमाल है। इस इत्र की सुगंध नाड़ी द्वारा हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को क्रियाशील कर देती है जिसका संबंध हंसने से है। जब तक यह सुगंध उसकी नाड़ी में बसी रहेगी, तब तक वह गधा हंसता रहेगा। तभी चाचा चौधरी,
हमारे टापू कोला मशर के ये फल खाइए, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। चाचा चौधरी और साबू वह फल खाते हैं। इस फल का अजीब स्वाद है, जैसे पहले कभी न चखा हो। पर है मजेदार साबू। फल खाते ही दोनों जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। दोनों बेहोश हो गए। दोनों को बांधकर कोला मशर ले चलो। अबे क्या करता है? उन दोनों को लेकर सिपाही कोला मशर टापू की ओर रवाना हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर तेज नहीं उड़ सकता क्योंकि लंबा आदमी काफी भारी है। रानी शैनीफ शादी के लिए पता नहीं कैसे कैसे अजीब आदमियों को चुनती है। होश आने पर दोनों में से यह छोटा आदमी तीक्ष्ण बुद्धि वाला और तजुर्बेकार लगता है। इस बार मैं इस आदमी से शादी करूंगी क्योंकि यह अक्ल में दूसरों से श्रेष्ठ है। हमें धोखे से यहाँ लाया गया है। पर तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए क्योंकि तुम मेरे 25वें पति होने जा रहे हो। शादी के बाद तुम्हें वह सब शान शौकत मिलेगी जो एक राजा को मिलती है। और जब रानी का दिल ऊब जाएगा तो मुझे मार डाला जाएगा, जैसे खिलौने से दिल भर जाने के बाद बच्चा उसे तोड़ डालता है। ऐसी मौत पाने के लिए कई नौजवान लालायित रहते हैं। कमाल है। रानी शैनीफ, शादी पर मेरी तरफ से इत्र का यह तोहफा कबूल करो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी इत्र की शीशी रानी शैनीफ की ओर बढ़ाते हैं। सचमुच तुम अक्लमंद हो। रानी शैनीफ इत्र को सूंघती है। हाँ, इस इत्र की भीनी भीनी सुगंध मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। अबे बच गए। इत्र सूंघते ही रानी साहिबा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। उन्हें हंसने से फुर्सत मिलेगी तभी ना वह शादी करेगी। सिपाही चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। हमारी रानी लगातार हंसती जा रही है। इसने ना जाने क्या जादू टोना कर दिया है। मारो इसे। पर साबू उनको हवा में किक मारकर उड़ा देता है। मेंढको हटो। चाचा चौधरी और साबू वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। चाचा जी, वह हंसी के इत्र की शीशी तो उसी टापू पर रह गई। अच्छा है साबू, अगर उसे घर ले जाते तो डर था कहीं तेरी चाची ना सूंघ ले। चाचा चौधरी और बेचारा गोबर सिंह। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, कहाँ चल दिया? चाचा जी, दुल्ली चंद की मिल में पत्थर की सिले ढोने का काम मिला है, वही जा रहा हूँ। अरे भगवान, तुम तो घर में बैठो। बंतों की लड़की की शादी है, वहाँ पर आज महिला संगीत का प्रोग्राम है, मेरा जाना जरूरी है। इतना कहकर चाची चल देती है। चाचा चौधरी, मुझे उनसे हमदर्दी है जिनको तुम्हारा संगीत सुनना पड़ेगा। चलो, वक्त काटने के लिए यह किताब पढ़ना अच्छा है। तभी वहां गोबर सिंह आता है। चौधरी, काफी पढ़ लिए किताबी किस्से कहानियां, अब जिंदगी की असलियत पर आ जाओ। गोबर सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? आज ही। तुमने ही मुझे जेल भिजवाया था, सोचा सबसे पहले तुमसे हिसाब बराबर किया जाए। तुम अभी तक बैठे हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि गोबर सिंह से कैसे पेश आते हैं। उठो और मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। चौधरी, तुम मरने जा रहे हो, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। गोबर सिंह,
मुझे सीटी बजाना अच्छा लगता है। एक बार वह बजा लेने दो। तुम्हारी यह इच्छा हमने मान ली, पर अफसोस कि मेरे सिवा तुम्हारी मधुर सीटी को और कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मैंने साबू और तुम्हारी पत्नी को बाहर जाते देख लिया था। तभी चाचा चौधरी की सीटी की आवाज सुनकर रॉकेट खिड़की से निकलकर गोबर सिंह पर झपट पड़ता है। चाचा चौधरी का एक जबरदस्त मुक्का और गोबर सिंह वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! गोबर सिंह, तुम्हारी दाईं आंख काली क्यों है? शायद सुरमा ज्यादा डल गया होगा, या फिर कहीं से पिटकर आ रहे हो? यही सच है भाई धमाका सिंह। चाचा चौधरी को अकेला देखकर मैं उसे मारने गया था, पर उसकी सीटी का इशारा सुनकर उसका कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। तुझे शर्म आनी चाहिए। डाकुओं का बादशाह एक चूहे से पिटकर आ गया। लो यह स्टेन गन, जाकर सारी गोलियां चाचा चौधरी के पेट में उड़ेल दो। गोबर सिंह स्टेन गन लेकर चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। उसे देखते ही मैं भून कर रख दूंगा। इस बार सीटी बजाने का चांस भी उसे नहीं दूंगा। इधर चाचा चौधरी, रॉकेट बाहर जाओ और घूमो फिरो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। वह मेरी मार के दायरे में है। अभी वह जिंदा है, अगले ही क्षण उसकी लाश जमीन पर पड़ी होगी। ऐसा सोचकर गोबर सिंह फायर खोल देता है। तभी यह क्या? अचानक यह पत्थर की सिल बीच में कहां से आ गई? साबू, लाला दुल्ली चंद की पत्थर की सारी सिलें जब मैंने ढो दी तो उसने मुझे यह एक सिल घर ले जाने के लिए दे दी। अरे, सारी गोलियां खत्म हो गई। गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। साबू पत्थर की सिल को छोड़ देता है, जो सीधा गोबर सिंह के ऊपर आ गिरती है। बचाओ, मुझ पर रहम करो। पहले वादा करो, फिर कभी इधर का रुख नहीं करोगे। मेरी तौबा। साबू पत्थर की सिल को उठा लेता है। तुम जा सकते हो। धमाका सिंह और गोबर सिंह। गोबर सिंह, तुम पापड़ कैसे बन गए? क्या तुम्हारे ऊपर से रोड रोलर निकल गया? उससे भी बुरा। हाय! चाचा चौधरी, छोटू और खोटू। छोटू और खोटू दो दोस्त थे। वे जो भी काम करते थे उल्टा होता था, इसलिए वे बड़े निराश थे। भाई खोटू। हाँ भाई छोटू। दुनिया भर के लोग हमें बेवकूफ और निकम्मा समझते हैं। हमें कुछ करना चाहिए ताकि लोग हमें बेवकूफ न समझे। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? क्यों ना हम दोनों चाचा चौधरी के शागिर्द बन जाएं? सुना है उससे आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ। वाह छोटू, तुमने बिल्कुल पते की बात कही। चलो चाचा चौधरी के पास। और वो दोनों चाचा चौधरी के पास चल देते हैं। चाचा चौधरी। चाचा जी, हमें अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि हम बेवकूफों को भी थोड़ी अक्ल आए। क्या तुमने कभी कोई बहादुरी का काम किया है? हाँ, एक बार मैंने पहाड़ को अपनी हथेली पर उठा लिया था, लेकिन वह राई का पहाड़ था। दिन भर मैं शेरों से घिरा रहता हूँ, लेकिन वे शायरों के शेर होते हैं। कुछ भी हो, आदमी तुम दिलचस्प नजर आते हो। आज से तुम दोनों मेरे शागिर्द। अब जाओ और कोई काम करके मुझे दिखाओ। छोटू और खोटू वहां से चल देते हैं। चल भाई छोटू, आज हम चाचा चौधरी को दिखा दें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं।
थोड़ी देर बाद ही वह देखो, वह उस बेचारे को मारने के लिए दौड़ रहा है। अपने से निर्बल को मारना कहाँ की इंसानियत है। मैं उस खोसट को अभी मजा चखाता हूँ। खोटू दौड़कर उस आदमी को पकड़ लेता है। क्यों बे, तो उस दुर्बल पतले को मारने के लिए क्यों भाग रहा है? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। खोटू एक दंदनाता हुआ मुक्का उस आदमी के मुंह पर रख देता है। यह लो। आओ। जब तक वो दोनों लड़े, भागने का अच्छा मौका है। मेरी बात तो सुनो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले चलो इस कमबख्त को चाचा चौधरी के पास। चाचा चौधरी के पास। चाचा जी, देखो तुम्हारे आदमियों ने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी। क्यों भाई, क्या हुआ? एक बदमाश मेरी पॉकेट मार कर भाग रहा था कि मैंने डंडा लेकर उसका पीछा किया। तुम्हारे छोटू और खोटू ने पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। अगर ये बात थी तो पहले हमें क्यों नहीं बताया? अरे तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? मूर्खों, तुमने मेरा नाम डुबो दिया। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। खोटू और छोटू मुंह लटकाकर वहां से चल देते हैं। छोटू भाई। हाँ भाई खोटू। ये तो फिर से हमारी किरकिरी हो गई। कोई बात नहीं, अभी और कई मौके आएंगे हमें अपने कर्तव्य दिखाने के। तभी अचानक उनके कानों में कुत्ते के भौंकने की आवाज पड़ती है। क्यों भाई छोटू, तुमने कुछ कहा मुझे? तू खोटे का खोटा ही रहा। यह क्या तुझे किसी इंसान की आवाज लगती है? अरे यह कोई कुत्ता भौंक रहा है। उन लोगों की नजर सामने की ओर जाती है। वह देखो, यह आवाज उस कार में से आ रही है। कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दो, हमें क्या? कहीं फिर हमसे कोई उल्टा काम ना हो जाए। नहीं, इस बार हम हर कदम खूब सोच समझकर उठाएंगे। आखिर हमने अपने खलीफा चाचा चौधरी को भी कुछ करके दिखाना है। ऐसा सोचकर दोनों कार की ओर बढ़ चले। अच्छी बात है, चलो चलकर देखें। कार के पास पहुंचकर, अरे इसमें तो कोई नहीं है, सिर्फ कुत्ता है। उसे प्यास लगी है, वह पानी के लिए जीभ निकाल रहा है। इसके मालिक कहाँ गए? कमबख्त कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कुत्ता प्यासा ही अंदर मर गया तो क्या होगा? ओहो, इस कार का दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है ताला लगा गए हैं। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना हम ईंट मारकर कार की खिड़की तोड़ दें और कुत्ते को बाहर निकाल लें। मानता हूं उस्ताद, तेरा भी जवाब नहीं। उस कार के मालिक दो डाकू बैंक के अंदर। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब लोग खजांची समेत अपने सारे नोट और जेवर सामने फर्श पर डाल दो। और देखते ही देखते नोटों और जेवरों का ढेर लग गया। उधर छोटू और खोटू कार का शीशा तोड़ने की तैयारी करते हैं। हम दोनों एक साथ ईंट मारते हैं। हो सकता है एक का निशाना चूक जाए तो दूसरे की ईंट तो निशाने पर बैठेगी। ठीक है। दोनों ईंटें उठाकर कार की तरफ मारते हैं। ओफ, मारे गए। दोनों का निशाना चूक गया। ईंटें सीधा बैंक के अंदर जाकर दोनों बदमाशों के सिर से टकराती है। हाय, मैं मरा। अरे फिर घोटाला हो गया छोटू। चलो उस बैंक के मैनेजर से माफी मांग ले। बैंक के अंदर। अरे यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। छोटू खोटू, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तभी चाचा चौधरी चेक भुनाने उस बैंक में आते हैं। और फिर, छोटू खोटू, मुझे मैनेजर साहब ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। चाचा चौधरी और हाईजैकर।
एक दिन चाचा चौधरी और साबू, अरे भाई साबू, कहाँ भागे जा रहे हो? चाचा जी, एक रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है। क्रेन आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलवा भेजा है। गाड़ी पटरी पर रखकर अभी आता हूँ। इतना कहकर साबू आगे बढ़ जाता है। अच्छा, मैं भी देखूं मेरे लिए क्या काम है। रास्ते में, अरे पतंगी राम, क्यों रो रहे हो? मुझसे ये पतंग नहीं उड़ रही चाचा जी। धत तेरे की, इतनी सी बात, तुम कन्नी दो, हम पतंग उड़ाकर दिखाते हैं। पतंगी राम कन्नी देने के लिए दूर जाता है। छोड़ो। पतंगी राम के छोड़ते ही पतंग हवा में प्रवास करने लगती है। वाह! देखा, तुम्हारी पतंग अब आसमान को छू रही है। तभी चाचा चौधरी और पतंगी राम हवा में खिंच जाते हैं। ओहो! चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठे जा रहे हैं। अरे हमारी पतंग हवाई जहाज में अटक गई है। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारी हड्डी पसली एक नहीं बचेगी, इसलिए हम डोर के सहारे उस हवाई जहाज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। और फिर चाचा चौधरी और पतंगी राम प्लेन तक पहुंच जाते हैं। कमाल है। अरे पायलट साहब, बड़ी मुश्किल से आपके जहाज तक पहुंचे हैं। जरा बटन दबाकर दरवाजा तो खोलिए। जहाज के अंदर कोई हिले नहीं, मैं जहाज को हाईजैक कर रहा हूं। तभी पीछे से, हाय! जहाज अगले हवाई अड्डे पर उतरता है। चलो, तुम्हारी पतंग की वजह से एक हाईजैकर पकड़ा गया। चाचा चौधरी! चाचा चौधरी और कीमती हार। एक दिन रास्ते में, उस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत जरूर 10,000 से ऊपर होगी। और वह बदमाश महिला को छुरा दिखा देता है। जरा भी बोली तो यह छुरा घोंप दूंगा। लाओ इधर ये हार। वह बदमाश महिला का हार छीनकर भाग खड़ा होता है। बचाओ! बचाओ! वह बदमाश मेरा सोने का हार छीनकर भाग गया। पुलिस इंस्पेक्टर, फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूं। इतना कहकर वह बदमाश के पीछे दौड़ जाता है। अरे बाप रे, पुलिस! अरे आज दशहरा है, तभी तो कारीगर रावण का सिर यहाँ छोड़कर खाना खाने चले गए हैं। शायद वह 1 घंटे बाद आकर इसे रावण के धड़ के साथ लगाएंगे। तब तक मैं क्यों ना इसके नीचे छुप जाऊं। जब वह हवलदार चला जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। इधर पुलिसमैन, अरे वह बदमाश एकाएक कहां गायब हो गया। वहीं से थोड़ी दूरी पर चाचा चौधरी, बच्चों पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने जा रहा हूं। आग लगाते ही रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर रावण के सिर पर गिरता है। हैं? आग! बचाओ! बचाओ! अरे तू बदमाश यहां छुपा था। चल उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। चाचा चौधरी और रेल दुर्घटना बची। चाचा चौधरी, साबू और दीपू एक दिन घूमने निकले। चाचा जी, इधर किधर जा रहे हो? दीपू, इधर रेलवे पुल है, बहुत दिनों से उधर नहीं गया, चलो आज उधर ही चलते हैं।
रेलवे पुल पर। अच्छा दीपू, यहाँ मेरा दोस्त सिग्नल मैन कल्लू रहता है, मैं जरा उससे गपशप मार रहा हूँ। आप उधर जाओ चाचा जी, मैं यहाँ खेलूंगा। पुल की इन पटरियों पर दौड़ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं खेल चुकूंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। आप साबू को भी अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर दीपू पटरी पर दौड़ने लगता है। वाह, मजा आ गया। गिनना चाहिए कितनी पटरियां हैं। 1, 2, 3, 4। उधर चाचा चौधरी अपने दोस्त कल्लू के पास जाते हैं। कहो भाई कल्लू, क्या हालचाल है? ठीक हूँ चाचा जी। अपना काम तो हर रोज गाड़ियों का आना जाना देखना है। इस 20 साल की नौकरी में ना जाने कितनी रेलगाड़ियां मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। अच्छा, अब कौन सी गाड़ी आ रही है? पंजाब मेल, वह देखो, उसके लिए मैंने सिग्नल दे दिया है। तभी दीपू दौड़ता हुआ आता है। चाचा जी, उधर एक जगह से रेल की पटरी टूटी हुई है। यह सुनते ही चाचा जी और सिग्नल मैन तुरंत दौड़ लगाते हैं। किधर? आओ मेरे साथ। जगह पर पहुंचकर यह देखो। बाप रे, उधर से पंजाब मेल आ गई। अगर यह नहीं रुकी तो सारी गाड़ी पुल के नीचे नदी में गिर जाएगी और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। तुमने जो सिग्नल डाउन किया है, दौड़कर उसे फिर से अप कर दो, गाड़ी रुक जाएगी। जब तक मैं सिग्नल यंत्र तक जाऊंगा, पंजाब मेल पुल पर पहुंच जाएगी। ओह, अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो साबू, जाओ और देखो गाड़ी सुरक्षित पुल पार कर जाए। जय बजरंग बली। साबू अपनी असीम ताकत से दोनों टेढ़ी पटरियों को सीधा करता है और फिर जिस जगह से गर्डर टूट गए थे वहां खुद खड़ा हो जाता है। तभी गाड़ी आ जाती है और सकुशल वहां से गुजर जाती है। शाबाश साबू, गाड़ी सुरक्षित गुजर गई। अब आ जाओ। साबू, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चाचा चौधरी और साबू का हैट। एक दिन समुद्र के किनारे। भाई मुरली, आज अपनी किस्मत डूबी हुई है। कोई मछली भी कांटे में नहीं फंसी। अब 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। खाने के लिए पैसे तो है नहीं। मैंने सोचा था मछली पकड़कर ही खा लेंगे, मगर वो भी हाथ नहीं लगी। खोटे, वो देख, पानी में एक हैट। इतना बड़ा हैट किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। यह साबू का लगता है। अरे अपने को क्या, किसी का भी हो, ये हैट हम नत्थु कबाड़ी को बेच देंगे। रोटी खाने के पैसे आ जाएंगे। खोटे मछली पकड़ने का कांटा हैट की ओर उछाल देता है। ठीक है, मैं अभी उसे कांटे से पकड़ता हूँ। कांटा सीधा जाकर हैट में अटक जाता है। लेकिन अरे मुरली, ये तो खींच ही नहीं रहा। जरा तू भी दम लगा। खींचो। और हैट बाहर निकल आता है। आ गया। साथ में साबू भी। दोनों साबू को देखकर दौड़ लगा देते हैं। अरे बाप रे, साबू भागो। लेकिन मुरली, ठहरो। चाचा चौधरी, कहाँ भागते हो? तुमने सुना नहीं? गलती हो गई चाचा जी। हम 4 दिन से भूखे थे। हमने सोचा हेड से कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे मुरली, ये हैट मेरे सिर में फंस गया था, इसलिए इसे पहने ही मैं नहाने चला गया। तुमने इसे मेरे सिर से निकालकर बहुत अच्छा किया। चाचा चौधरी, कोटे, मुरली, आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे।
चाचा चौधरी और घुमावदार पहेली। एक दिन धमाका सिंह, खरेती, मेरे थैले में बहुत सारे पटाखे हैं। चाचा चौधरी सो रहा है। एक पटाखा मैं खिड़की के अंदर फेंकता हूँ। धमाके से चौधरी एकदम हड़बड़ा जाएगा। वाह, मजा आ जाएगा। धमाका सिंह पटाखे में आग लगाता है। ये लगाई आग और उसे खिड़की से अंदर फेंक देता है और ये गया पटाखा। लेकिन धमाका सिंह, तुम्हारा पटाखा तो फटा ही नहीं। कोई बात नहीं, यह गया दूसरा पटाखा। यह भी फिस हो गया धमाका सिंह। धमाका सिंह तीसरा पटाखा फेंकता है। यह गया तीसरा। धमाका सिंह, तुम्हारे सारे पटाखे बेकार हैं, एक भी नहीं चला। तुमने मेरा वक्त यूं ही बर्बाद किया। चलो अपने घर का रास्ता नापो। रास्ते में खरती, नाकामयाबी तो हमारे पल्ले पड़ी ही। क्यों ना एक पटाखा यहाँ चलाकर ही देख लें। देख लो। धमाका सिंह उस मकान के पास रखकर पटाखे को आग लगाता है। एक जोरदार धमाके से मकान हिल जाता है। मकान का मालिक, कमबख्त, मेरे खिड़कियों के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। पहलवान, तुम्हारा जहां जी चाहे ले जाना, परंतु एक बार मुझे चाचा चौधरी से मिल लेने दो। चाचा चौधरी, चाचा जी, जब आप सोए थे तब मैंने कई पटाखे खिड़की से फेंके, पर एक भी नहीं फटा। मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। चाचा चौधरी धमाका सिंह को लेकर घर के अंदर आते हैं। धमाका सिंह, अंदर आओ। खिड़की के पास खिड़की के पास ये पानी की बाल्टी रखी है। तुम्हारे सारे पटाखे इसमें गिर गए हैं। चाचा चौधरी और खोई भैंस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वह अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, आज तू दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया। मैं आया हूँ कि आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। अरे पागल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया है। वह वहां जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे। पहले माधो की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए। शहर के एक कोने पर, सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपए। इतनी सस्ती भैंस? जरूर यह चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए। लेकिन मेरे पास नकद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से वह भुना लूंगा। साबू चेक काटकर तुरंत दे देता है। ये लो, 300 रुपए का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू। चाचा चौधरी और साबू भैंस लेकर वापस चल देते हैं। माधो ग्वाला, हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उधर वो ठग, अरे भाई, ये जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे ये चेक भुनाना है। क्या ये चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ। तो फिर इसे भुनाने के लिए तुम्हें 8-10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी है और यह बैंक वहीं पर है।